नमस्कार दोस्तों। यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज टॉप एमसीक्यूज आपकी 8 नंबर क्लास है। 8 नंबर टॉप एमसीक्यूज क्लास में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है स्क्रीन पे। और पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष में लागू हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया, ऐसा पूछा जा रहा है यहाँ से। तो देखो यहाँ से अपन वैसे बात करें तो संविधान का आपका अनुच्छेद 21 क, संविधान में अनुच्छेद 21 क की मैं बात करूं तो अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद जो 21 क है, ये अनुच्छेद 21 क आपके 86वें संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। जिसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा है यहाँ। और ये जो आपका अधिनियम है, ये अधिनियम जो जारी हुआ है, ये 2009 में जारी हुआ है। 2009 में जारी हुआ और इसे जो लागू किया गया, वो लागू किया गया है भारत में 1 अप्रैल 2010 से ये अधिनियम भारत में लागू हुआ। और इस समय भारत के जो पीएम हैं वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यह सरकार थी यहाँ से। तो यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 2009 में आपका ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ से अपन चले तो अगला आपका क्वेश्चन है, अगला यहाँ से आपका क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन की बात करें, अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे। ये भारत में संविधान सभा की समितियों की बात की है कि संविधान सभा की समितियों में जो अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर है, ये अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे। तो यहां से देखो बात करें, प्रत्येक पत्र समिति, कार्य सूची समिति, संघ शक्ति समिति और मौलिक अधिकार उप समिति। देखो यहां से मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो मौलिक अधिकार, देखो उप समिति का अध्यक्ष तो यहां से आता है आपका जेबी कृपलानी। ये तो है आपके जेबी कृपलानी। और अगर बात करें मौलिक अधिकार समिति की, अगर बात करें मौलिक अधिकार समिति की बात करें तो मौलिक अधिकार जो समिति है, इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो आते हैं सरदार पटेल। सरदार पटेल ये मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। और कार्य जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष हैं। और कार्य सूची जो समिति है, इनके अध्यक्ष थे यहाँ जीवी मावलंकर। इनके जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो कार्य सूची समिति है, इसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और यहाँ से आपके अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, ये आपके प्रत्येक पत्र जो समिति है, इसके अध्यक्ष यहाँ अलाधी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ चले। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ है, अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने 1992 के 74वें संशोधन की यहाँ बात कर रहा है। और 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। तो देखो 74वें संशोधन और 73वें संशोधन की बात करें तो एक तो आपका यहां से 73वां संशोधन हुआ है, 73वां संशोधन। एक आपका यहां से हुआ है दोस्तों 74वां संशोधन। और ये दोनों ही जो संशोधन हुए हैं ये 1992 के अंदर तो ये संशोधन लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाते हैं और इन पर जो अनुमति है वो अप्रैल 1993 के अंदर राष्ट्रपति की अनुमति दी गई थी। और यहाँ इस समय जो भारत के पीएम थे वो इस समय भारत के पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के पीएम थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय आपके ये दोनों अधिनियम यहाँ से पारित हुए हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ से 73वें संशोधन की बात करूं ना तो 73वें संशोधन के अकॉर्डिंग आपके पंचायती राज का विषय जोड़ा गया है, पंचायती राज। और इस पंचायती राज को जोड़ा था ये संविधान के भाग 9 में जोड़ा है, ये तो संविधान के भाग 9 में जोड़ा। और इस 74वें संशोधन के अकॉर्डिंग जो जोड़ा गया है वो नगरीय शासन जोड़ा है, नगरीय शासन जोड़ा गया है। और ये जो नगरीय शासन जोड़ा ये यहां से जोड़ा गया है संविधान के भाग 9 क में जोड़ा है। संविधान के भाग 9 क के अंदर आपका नगरीय शासन जोड़ा। और यहां से जो पंचायती राज के जो विषय जोड़े हैं ना इसमें तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जोड़ा गया है, 243 से 243 ओ, जिसमें टोटल आपके अनुच्छेद कितने हो गए, 16 अनुच्छेद हो गए। एक अनुच्छेद तो आपका 243 हो गया। और इनके अलावा आप ओ तक अल्फाबेट ओ तक जाओगे तो ओ तक आपके 15 वो हो गए। तो इस प्रकार से आपके कितने हो गए 243 से 243 ओ। टोटल पंचायती राज में कितने हैं, टोटल पंचायती राज के अंदर 16 अनुच्छेद इंक्लूड किए हैं। जबकि आपका यहाँ जो नगरीय शासन के मैं अनुच्छेद की बात करूं ना तो नगरीय शासन में देखो 243 ओ के बाद में पी से स्टार्ट हो जाएगा। और ये स्टार्ट हुआ है 243 पी से लेके 243 जेड और जी, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक शुरू हुआ है। अभी यहां से आपने 15 तो ये कर दिए, इनके अलावा 11 तो आपके अल्फाबेट की जेड तक बच गए, 11 तो आपके अल्फाबेट में जेड तक बचे। इनके अलावा आपने जी रखा जो जी 7 पे आता है और 7 इसमें आपने और इंक्लूड कर दिए। तो आपके नगरीय शासन के लिए टोटल कितना अनुच्छेद हो गया, 18 अनुच्छेद हो गए, जिनमें ये वैसे भी याद हो सकता है बोला 243 पी से 243 जेड जी, मतलब जेठ जी बोल सकते हो ना। तो इस प्रकार से ये नगरीय स्वशासन का जोड़ा गया। और इसमें तो आपके विषय भी कितने जोड़े हैं, इसमें तो आपके विषय भी 18 जोड़े हैं। जबकि पंचायती राज का जो था ना इसमें आपके 29 विषय जोड़े हैं। कितने विषय जोड़े हैं, 29 विषय जोड़े। और ये जो पंचायती राज और ये नगरीय स्वशासन जो है ना ये राज्य सूची के विषय में ही आता है, ये राज्य सूची के विषय में आते हैं। किसके विषय में आते हैं, राज्य सूची के विषय के अंदर ये आपका आता है। तो यहां से देखो जो जोड़ा गया है ना वो आपका कौन सा हो गया, भाग 9 ए हो गया, भाग 9 ए हो गया यहां से इसका जवाब दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला आपका क्वेश्चन है यहां से आज का, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है, गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता। देखो यहां से अगर बात करो ना आप, ये प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना जो है आपकी उस प्रस्तावना में
उस प्रस्तावना में राज्य की जो प्रकृति है, प्रस्तावना में राज्य की जो प्रकृति है, या फिर आप कह सकते हो राज्य की जो विशेषता है, राज्य की विशेषता या प्रकृति वर्तमान में कितने प्रकार की है दोस्तों? 5 प्रकार की वर्तमान में है, जिनमें सबसे पहली विशेषता जो है वो आपकी क्या आती है? वो सबसे पहली विशेषता आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरी जो आती है आपकी वो क्या आती है? समाजवाद। दूसरी समाजवाद आती है। तीसरी आपकी दोस्तों यहां से क्या है? पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और यहां से चौथी आपकी क्या आती है? लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक। और यहां से पांचवी विशेषता क्या है आपकी? गणराज्य, गणराज्य। तो आपकी ये 5 विशेषता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपके राज्य के लिए 5 विशेषता है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। यहां से कहा है कि गणराज्य से पहले, देखो समाजवाद भी गणराज्य से पहले आ रहा है, लोकतांत्रिक भी गणराज्य से पहले आ रहा है, संप्रभु भी गणतंत्र से पहले आ रहा है। ये बात यहां से संघीय की है। देखो संघीय यहां से किसी प्रकार का, संघीय आपके किसी प्रकार से भी यहाँ प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना के अंदर गणराज्य से पहले संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार से इसका जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? संघीय हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये दोनों शब्द जरूर मूल संविधान में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे। ये जो दोनों शब्द हैं ये मूल संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं थे, क्योंकि संविधान के अंदर 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और उसी के साथ समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और उनके साथ एक और शब्द जोड़ा है। वो कौन सा था? अखंडता शब्द और जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन चले। यहां से अगला आपका क्वेश्चन है यहां से, और अगला यहां से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 19 में संशोधन किया और सामान्य और निश्चित रूप से जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से सुरक्षित करने वाले प्रावधानों को शामिल किया? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के जवाब की अपन बात करें ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बात कर रहा है किसकी? जमींदारी उन्मूलन कानूनों की संवैधानिक वैधता। तो आपका संविधान का जो पहला संशोधन है दोस्तों, पहला संशोधन है जो 1951 के अंदर हुआ है, और इसी पहले संशोधन के अनुसार संविधान के अंदर एक तो आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। एक तो यहां से आपकी क्या जोड़ी थी? 9वीं अनुसूची जो है वो 9वीं अनुसूची आपकी यहीं से जोड़ी गई थी पहले संशोधन 1951 के द्वारा। जबकि भारतीय संसद का गठन भी 1951 में नहीं हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन 1952 के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे ये पहला जो संशोधन किया था ना, ये पहला जो संशोधन किया है, ये पहला संशोधन भारत के अंदर में बात करो तो यहाँ अंतरिम, जो भारत के अंदर अंतरिम सरकार थी, अंतरिम संसद, इस समय भारत की अंतरिम संसद थी, और इस अंतरिम संसद की यहाँ जो पीएम थे, यहाँ अंतरिम संसद के इस समय पीएम थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही आपकी अंतरिम संसद का यहाँ क्या हुआ था? अंतरिम संसद के द्वारा आपका यहाँ पहला संशोधन किया गया, जिस पहले संशोधन के अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें जमींदारी संबंधी यहाँ प्रावधान जोड़े थे, और इसी जमींदारी संबंधी जो प्रावधान 9वीं अनुसूची में जोड़े, और इसी के अकॉर्डिंग देखो आपका जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो आप पढ़ते हो, इसी 19 के अंदर भी आपका जो संशोधन किया गया है, इसी पहले संशोधन के अनुसार आपका संशोधन हुआ है। एक देखो अनुच्छेद में 19 की और बात करूं यहां से, तो अनुच्छेद 19 के अंदर आपका 44वां जो संशोधन हुआ है 1978 के अंदर, 44वां संशोधन हुआ, जिसके अनुसार आपका अनुच्छेद 31
जो कि आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार है, इसको हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंदर, अनुच्छेद 300 क के अंदर इसको एक कानूनी जो अधिकार बनाया है वो आपके 44वें संशोधन के अनुसार बनाया है। तो इसी संशोधन के अनुसार भी अनुच्छेद 19 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, संशोधन हुआ है। और संविधान का पहला जो संशोधन है, इस पहले संशोधन से भी आपका अनुच्छेद 19 प्रभावित हुआ है। जैसा कि आपको मैं एक ऐसा उदाहरण और दूं कि आपकी संविधान में दल बदल जो कानून जोड़ा गया है, दल बदल, देखो मुख्य रूप से दल बदल कानून आपका 52वां संशोधन 1985 आता है। राजीव गांधी के समय 52वां संशोधन 1985 के अनुसार संविधान की 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल कानून जोड़ा गया। लेकिन इसी दल बदल के अंदर जो आपका 91वां संशोधन 2003 हुआ है, 2003 हुआ है, इस 91वें संशोधन के द्वारा भी दल बदल के अंदर आपके परिवर्तन हुए हैं। वैसे ही आपका अनुच्छेद 19 है वो पहले संशोधन से भी यहाँ प्रभावित हुआ है और उसके साथ 44वें संशोधन के साथ भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। तो यहां से इसका जवाब हो जाएगा क्या, पहला संशोधन। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो आपका अगला यहां से क्वेश्चन है, आपका यहां से अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में देखो अभी हमने बात कर ली है। ये कर रहा है कि कौन सा संशोधन 1993 में नगरपालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो नगरपालिका के लिए आपका कौन सा हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हो जाएगा। 74वां संशोधन 1992, जिसके अकॉर्डिंग अभी आपने बात की कि अनुच्छेद 243 पी से लेके अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े हैं, कुल 18 अनुच्छेद जोड़े हैं। संविधान का भाग कौन सा जोड़ा, संविधान का भाग 9 क जोड़ा है। इसमें अभी हमने बात की तो यहां से इसका 74वां जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा इससे अगले क्वेश्चन की ओर बात अपन करें। अगला आपका क्वेश्चन यहां से, अगला क्वेश्चन यहां से आपका है और यह क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यात्रा करने में लगे समय की क्या होगी, छूट होगी दोस्तों। ये यहाँ देखो जो बात कर रहा है ना, वो आपके अनुच्छेद 22 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 22, जो आप अनुच्छेद 22 पढ़ते हो, जिस अनुच्छेद 22 के अंदर आप क्या पढ़ते हो, अनुच्छेद 22 में आपका लिखा हुआ है गिरफ्तारी निवारण, गिरफ्तारी निवारण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 के अंदर क्या लिखा है, गिरफ्तारी निवारण की स्वतंत्रता। और ये गिरफ्तारी निवारण की स्वतंत्रता में देखो कौन कौन से बिंदु आते हैं। इसमें सबसे पहले बिंदु तो यही है कि गिरफ्तारी का सबसे पहले क्या बताना होता है, कारण बताना होता है। सबसे पहले यहां से आपको गिरफ्तारी का क्या बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होता है। यहाँ जो गिरफ्तार किया है जिस अधिकारी ने, उसको कारण बताना होगा गिरफ्तार क्यों किया है। और उस गिरफ्तार करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में देखो इसमें कौन से पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो नजदीकी जो उसके मजिस्ट्रेट है, उस नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहां से इसके टाइमिंग की बात ही की है, तो इसका उत्तर तो देखो यहां से हो जाएगा सीधा सा क्या, 24 घंटे। कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको नजदीकी जो मजिस्ट्रेट है, नजदीकी जो दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट है, जो जज है, उसके समक्ष पेश करना होगा। और अगर काफी दूर से उसको लाया गया है तो जिसमें आने और जाने के रास्ते का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाता है।
आने और जाने के रास्ते का टाइम जो है, लगने वाला जो टाइम है, वो कभी भी वो समय खर्चे, वो जो समय खर्च हुआ है कभी भी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरी बात है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह के लिए वकील करने की स्वतंत्रता भी होती है। यहां से देखो इसमें क्या बताया गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सलाह के लिए वकील करने की भी क्या है, वकील करने की स्वतंत्रता होती है कि वो कानूनी परामर्श के लिए अपना निजी वकील कर सकता है। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 22 के अंदर गिरफ्तारी निवारण के अंदर की बातें हैं दोस्तों, गिरफ्तारी निवारण के अंदर आता है। आगे यहां से चले, अगला क्वेश्चन आपका यहां पर है, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में, निम्न में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की? भाई संघीय जो सुविधा और जहां प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की, और उसी के साथ तथा राज्यों केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया गया है। देखो यहां से सीधा इस क्वेश्चन को आप पकड़ोगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य, प्रांतों के मध्य जो विधायी शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है, जिसको आप कहते हो शक्ति विभाजन जो किया गया है ना, ये साफ सी बात है दोस्तों। यहाँ ये शक्ति विभाजन जो आप पढ़ते हो, संघ सूची, इनके अलावा राज्य सूची, और इनके अलावा एक आप जो पढ़ते हो कौन सी, समवर्ती सूची, ऐसा विभाजन जो सबसे पहले किया गया है वो भारत का अंतिम सुधार अधिनियम था। भारत के अंदर जो अंतिम सुधार अधिनियम आया, वो अंतिम सुधार अधिनियम कौन सा था? आपको 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया था। तो यहां से इसका सीधा जवाब हो जाएगा 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से यहाँ ये शक्ति विभाजन किया गया था, जो आज आपकी 7वीं अनुसूची के अंदर है, जो आज आपका 7वीं अनुसूची के अंदर है, 7वीं अनुसूची के अंदर जो आज आपका शक्ति विभाजन आप पढ़ते हो, संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जो आज आपका संघ, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में विभाजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर यहां बढ़े, तो अगला क्वेश्चन देखो आपका यहां से है, अगला यहां से आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति पूछ रहा है राष्ट्रपति। तो देखो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है ना, वो है 123, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। 111 के अंदर क्या है? राष्ट्रपति की विधेयक पर अनुमति है। 111 में क्या है? विधेयक पर अनुमति। विधेयक पर अनुमति, विधेयक मींस जब दोनों सदनों से कोई प्रस्ताव पारित होके राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसको विधेयक कहते हैं। और विधेयक के ऊपर जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है, राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है, तो वो विधेयक अधिनियम के रूप में बन जाता है, वो कानून बन जाता है। तो यहां से विधेयक पर जो अनुमति है वो तो है 111 में। 143 के अंदर है कि जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, ये विधेयक जो यहाँ आपने पढ़ा राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को अगर इस विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, उसको कानूनी सलाह चाहिए, वहां से उसके मामले पर पूछताछ करनी हो, तो सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकता है? कानूनी सलाह मांग सकता है किसी भी विधेयक के ऊपर। इस विधेयक के ऊपर अगर राष्ट्रपति क्या करेगा? परामर्श राष्ट्रपति को चाहिए, तो अनुच्छेद 143 के अनुसार देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, देश के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी मामले के ऊपर, राष्ट्रीय महत्व का मामला है तो परामर्श कर सकता है। और यहां अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यह भी बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे,
तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन अगर मामला 1950 से पहले का हो ना, तो 50 से पहले का मामला हो तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सलाह देने के लिए बाध्य हो जाता है, फिर भी उसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है दोस्तों। ये स्वतंत्र के अंदर आपके संघीय कार्यपालिका संबंधी प्रावधान है। संघीय कार्यपालिका संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 77 के अंदर संघीय कार्यपालिका संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है दोस्तों। तो यहां से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 123। इसमें आपके राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अगर अध्यादेश की बात राज्यपाल की जाए ना, राज्यपाल, तो राज्यपाल का जो अध्यादेश है दोस्तों वो है यहाँ से 213 में। राज्यपाल का अध्यादेश कौन से में है? 213 में। दोस्तों यहां से जो ये अध्यादेश जारी होगा, यहां से जो अध्यादेश जारी होगा, इस अध्यादेश का जो प्रभाव है ना, वो प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। कानून के समान होता है। जो आपका अध्यादेश ये जारी होता है ना, इस अध्यादेश का रोल क्या है? अध्यादेश का प्रभाव वही है जैसा कि एक संसद द्वारा दोनों सदनों से पारित विधेयक के बाद राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की है कानून पर, वैसे ही रोल किसका होता है? अध्यादेश का रोल होता है। ये अध्यादेश तो जारी कब होता है? अध्यादेश की स्थिति क्या है? जब अध्यादेश जारी होता क्यों है? जब संसद में जो सत्र हैं वो नहीं चल रहे होते हैं, नहीं चल रहे हो। जब संसद में सत्र नहीं चल रहे हो और यहाँ पे फिर किसी प्रकार के भी कोई कानून की आवश्यकता हो, उस समय कानून की कोई आवश्यकता होती है ना, तो उस समय देश के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सहायता से क्या जारी होता है? अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश की बात करूं मैं तो आपका संविधान का जो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद जो 13(3) है, इस 13(3) के अनुसार जो अध्यादेश है ना, इस अध्यादेश को विधि शब्द में शामिल किया है। अध्यादेश को विधि में शामिल किया है। विधि शब्द को परिभाषित किया गया है 13(3) में, और 13(3) में विधि को परिभाषित करते हुए क्या कहा कि विधि क्या होगी? इसमें कहा कि संसद द्वारा कोई निर्मित कानून है, पारित कानून है, विधि है। राज्य विधानमंडल द्वारा कोई पारित कानून है, विधि है। और उसी के साथ अगर देश का राष्ट्रपति देश में कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो भी विधि होगा। और उनके अलावा अगर किसी राज्य के अंदर राज्यपाल भी अगर कोई अध्यादेश जारी कर रहा है, वो भी विधि के अंदर शामिल नहीं होगा। लेकिन यहां से देखो 13(4) है ना, 13(4), इस 13(4) के अंदर क्या कहा कि विधि क्या नहीं है? फिर इन्होंने कहा कि अगर संविधान का अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन है, 368 जो संविधान संशोधन है, इस 368 संविधान संशोधन के अनुसार अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है, किसी मामले को लागू किया जाता है, तो वो कानून जो है वो विधि शब्द में शामिल नहीं होगा, वो अनुच्छेद 13(3) की परिभाषा के अनुसार विधि में शामिल नहीं होगा। ये बात यहां से विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसा कि संसद ने कोई कानून का निर्माण किया, जैसा कि मैं कहता हूं, संसद ने किसी कानून का यहां से क्या किया है? निर्माण किया। और संसद कोई कानून का निर्माण करती है, संसद ने यहां से कोई कानून पारित किया है, और जो कानून संसद ने पारित किया, इस कानून का यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, इसकी न्यायिक इसकी जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक जांच कर सकता है अगर ये अधिकारों के विरुद्ध है। वैसे ही अध्यादेश की भी न्यायिक जांच हो सकती है दोस्तों। जो अध्यादेश होता है ना, इस अध्यादेश की भी न्यायिक जांच हो सकती, क्योंकि ये भी तो एक कानून है ना, इसलिए अध्यादेश की भी न्यायिक जांच करवाई जा सकती है। अध्यादेश जो है ये अधिकतम आपका कितने समय तक जारी हो सकता है? अध्यादेश आपका अधिकतम जो है वो 6 माह तक जारी हो सकता है। कितने माह तक? 6 माह तक अधिकतम जारी हो सकता है।
लेकिन अगर बाद में 70 प्रारंभ हो जाए, लेकिन अगर बाद में 70 प्रारंभ हो जाए ना, तो 70 प्रारंभ होने के बाद में ये जो अध्यादेश है ये 6 सप्ताह तक और जारी रहता है। 70 प्राप्ति के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह तक और आपका क्या रहता है, जारी रहता है। 6 सप्ताह तक आपका अध्यादेश और यहाँ जारी रहता है। लेकिन अगर 70 प्रारंभ हो गया और इसको 6 सप्ताह पहले इसको समाप्त करना है, तो यहां से लोकसभा के द्वारा एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है और लोकसभा एक संकल्प प्रस्ताव लाकर इसको क्या कर सकती है, इसको समाप्त 6 सप्ताह पहले भी, 42 दिन पहले भी इसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये यहां से आपका क्या था दोस्तों, अध्यादेश की बात थी। अगले क्वेश्चन की ओर यहां चले तो अगला आपका यहां से क्वेश्चन है, अगला यहां से आपका क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? जो ब्रिटिश संसद है इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो ये पारित करने को तो देखो 1947 के अंदर पारित हुआ है। अगर अपन इसकी बात करें, इस अधिनियम की बात करें अपन, तो देखो आपने एक माउंटबेटन घोषणा पढ़ी होगी, माउंटबेटन घोषणा। माउंटबेटन जो प्लान है, माउंटबेटन घोषणा, माउंटबेटन जिसे प्लान कहते हो आप, ये आपने यहां से पढ़ा होगा, जो कि 3 जून 1947 को भारत के वायसराय जो माउंटबेटन है, इस माउंटबेटन के द्वारा भारत पाकिस्तान के लिए एक घोषणा की थी विभाजन की, जिस घोषणा को आप क्या कहते हो, इस घोषणा को आप विभाजन की घोषणा भी बोलते हो। इसे विभाजन की घोषणा भी कहते हैं और इसी प्लान को 3 जून का प्लान भी कहते हैं। 3 जून का प्लान भी कहते हैं। इसे ही डिक्की बर्ड प्लान भी कहते हैं। डिक्की बर्ड, इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है आपके। अब इसे माउंटबेटन घोषणा की यहां से देखो मैं बात करूं ना, तो ये 3 जून को जो घोषणा की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, ये घोषणा 3 जून को हुई और 3 जून के बाद में 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ये जो मामला है ये ब्रिटिश संसद के अंदर रखा गया। जो ब्रिटिश संसद है, इस ब्रिटिश संसद में इस मामले को रखा गया था और इसके बाद में वहां से 15 जुलाई 15 जुलाई और 16 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई को ब्रिटेन की संसद के यहाँ उच्च सदन और निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ जो कॉमन थे यहाँ, इन दोनों ही सदनों से इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, पारित कर दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ 18 जुलाई को, इसके बाद यहाँ से 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा इस विधेयक के ऊपर क्या कर दी गई है, स्वीकृति दे दी गई थी। और इसी के परिणाम स्वरूप 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को आपका भारत क्या हुआ है दोस्तों, स्वतंत्र हुआ है। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को इसी के परिणाम स्वरूप भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो ये मामला 1977 का है। यहां से अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला यहां से आपका क्वेश्चन है, अगला यहां से आपका क्वेश्चन है,
तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। यहां से देखो अपन बात करें तो वही अभी अनुच्छेद 123 के अंदर तो आपने राष्ट्रपति का क्या पढ़ा है, अध्यादेश पढ़ा है। 155 के अंदर आप क्या पढ़ते हो कि जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और इनके अलावा अनुच्छेद 34 है ना, इस 34 में ये पढ़ते हो कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लागू हुआ है, मार्शल लॉ लागू है ना अगर किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के अंदर आपके जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार वहां क्या रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। वहां मौलिक अधिकार प्रतिबंधित होंगे। जहां कोई सेना का कानून लगा हुआ है, ये कह सकते हो, जहां अगर सेना का कानून जारी है, वहां पे आपके मौलिक अधिकार क्या रहेंगे, बैन रहेंगे, प्रतिबंधित रहेंगे। इनके अलावा यहां से आपका अनुच्छेद जो 98 है, इस 98 के अंदर क्या लिखा है, इस 98 के अंदर आपके संसद के सचिवालय का उल्लेख है। संसद के सचिवालय का उल्लेख है, और संसद के सचिवालय का उल्लेख है तो इसमें आपकी राज्यसभा भी आ गई और इसमें आपकी लोकसभा भी आ गई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गई। दोनों के लिए आपके सचिवालय का उल्लेख आपके अनुच्छेद 98 के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन